जब बिल्ली पाल नहीं सकते तो हाथी का शौक नहीं रखना चाहिए बाबू। मुंबई के एक मशहूर प्रेम राज ज्वेलरी शॉप में ढीले ढाले कपड़े पहने बैठे अमिताभ को शर्मिंदा किया जा रहा था। अमिताभ के सामने खड़ा ज्वेलरी शॉप का वो मोटा सा मालिक उसे कुछ इस तरह से देख रहा था मानो उसके सामने कोई पिद्दी सा मेमना बैठा हो। अपने आगे मखमल के कपड़े पर रखी महंगी अंगूठियों को देखकर अमिताभ काफी असमंजस में पड़ा हुआ था। झल्लाते हुए दुकानदार ने अमिताभ से आगे कहा, तुम रिंग खरीदने आए हो के टाइम पास करने? जल्दी से फाइनल क्यों नहीं करते? दुकानदार के बिगड़े हुए सुर सुनकर अमिताभ जवाब में कहता है, अंकल सेमीफाइनल चल रहा है, फाइनल भी हो ही जाएगा, बस प्यार का मामला है, टाइम तो लगेगा ना। अपनी बात कह के अमिताभ खुद को सहज दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो परेशान भी था। गरीबी में आटा गीला इसे कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे सस्ती रिंग है उसके लिए भी मेरे पास सिर्फ आधे ही पैसे हैं। अब मेरे और अलवीरा के बीच चल रहा कलेश बिना शादी के खत्म नहीं होगा। वो सच में बहुत खुश होगी इस रिंग से। उसे प्रपोज करके मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी बना लूंगा। तभी दुकानदार की तीखी आवाज फिर से उसके कानों में पड़ती है, आज के दिन में होगा तुम्हारा फाइनल कि नहीं, या पंडित से कोई मुहूर्त निकलवाऊं? इस बार दुकानदार की बात सुनकर अमिताभ उससे हिचकिचाते हुए पूछता है, आपके पास कोई 4000 की डायमंड रिंग होगी क्या? अमिताभ की बात सुनकर दुकानदार ने अपना मुंह बनाकर कहा, वाह भाई वाह, 5000 जेब में रखकर तुम सीधा हीरा खरीदने चले आए। निकलो यहां से, और भी कस्टमर्स देखने हैं मुझे। कहते हैं ना, प्यार के आगे इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। इस वक्त अमिताभ को तो जैसे बस रिंग खरीदने की जिद छाई हुई थी। दुकानदार के घटिया बर्ताव के बाद भी अमिताभ उससे गिड़गिड़ाकर कहता है, देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए मुझे अभी रिंग लेना जरूरी है। मैं कैसे भी करके किस्तों पर आपके पैसे चुका दूंगा, मेरा भरोसा कीजिए। अमिताभ की बात सुनकर दुकानदार इस बार भड़क गया। निकल यहां से, तेरा भरोसा तू अपने पास रख। कहां से चले आते हैं मजनू कहीं के। भानु, बाहर निकाल इसको। हताश होकर अमिताभ उस ज्वेलरी शॉप से बाहर जाने लगता है। तभी अमिताभ को बाहर जाता देख दुकान में काम करने वाले भानु के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने मालिक के पास आकर कान में फुसफुसाता है, साहब, वो बक्से नंबर 313 की रिंग इसे दे दे तो। दुकानदार बड़ी ही अजीब नजर से भानु को देखता है, जैसे उसने कोई डरावनी सी बात कर दी हो। वो रिंग। तभी दुकानदार के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत ही अमिताभ को आवाज लगाकर रोकता है, रुको, इधर आओ। एक कीमती रिंग है मेरे पास, तुम्हारे प्यार में सच्चाई लगी, इसीलिए 5000 में तुम्हें दे सकता हूं। भानु, ला वो बक्सा। भानु झट से उस बक्से पर कपड़ा मार के ले आता है, लेकिन बक्सा खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे होते हैं। दुकानदार बक्सा खोलकर उसमें से एक चमचमाती रिंग निकालता है। उस रिंग में चमक रहे पत्थर को देख अमिताभ जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है। दुकानदार अमिताभ से कहता है, ये लो, ये रिंग पहनते ही तुम्हारी महबूबा पर ऐसा जादू होगा कि खुद तुम्हारी बाहों में आ जाएगी। अमिताभ आंखों में आंसू लिए दुकानदार से कहता है, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहते हुए अमिताभ लगभग भागते हुए बाहर जाता है और ऑटो पकड़ अलवीरा से मिलने निकल जाता है। वही भानु अपने मालिक के पीछे पीछे खड़ा खड़ा कहता है, कट गया सर इसका तो, अब भगवान जाने क्या करेगी शापित रिंग इसका। वहीं शहर से मीलों दूर जंगल में एक हलचल सी मचने लगती है। तेज हवाओं के चलने से बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो वो कोई तिनके हो। अचानक से जमीन में एक जलजला सा आ जाता है। जंगल में हो रही उथल पुथल से वहां से सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी जंगल के ठीक ऊपर खुले आसमान में उसी अंगूठी जैसी आकृति बन जाती है और सब शांत हो जाता है। उस आसमानी अंगूठी के बीचों बीच से जगमगाती हुई तरंगें निकलने लगती है। दूसरी तरफ उस रिंग को अपने मुट्ठी में दबाए अमिताभ बांद्रा के एक बंगले पर पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाने लगता है। वॉचमैन वहां आता है और अमिताभ के हुलियों को देखकर कहता है, कौन हो तुम? इतने जोर से क्यों गेट पे आवाज कर रहे हो? जरा गेट से क्या हटो, लोग चंदा मांगने चले आते हैं। अपने कॉलर को ठीक करते हुए अमिताभ ने उस वॉचमैन से कहा, मैं यहाँ चंदा मांगने नहीं, अलवीरा से मिलने आया हूँ।
तुम नए हो इसीलिए मुझे पहचाना नहीं। अमिताभ की बात सुनकर वॉचमैन ने कहा, छोटी मैडम बाहर गई है, अभी अंदर कोई नहीं है। जैसे ही अमिताभ वहां से बाहर बंगले की ओर जाता है, उसे अलवीरा नजरें छुपाकर तेजी से जाते हुए दिखाई देती है। अमिताभ पूरे जोश में बंगले की दीवार फांदते हुए अलवीरा के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। पीछे से अलवीरा की खिड़की पर आकर उससे पूछता है, रुको अलवीरा, कहां भाग रही हो? खिड़की से अंदर आकर अमिताभ कहता है, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था कि मैं यहां आ रहा हूं, मुझे सरप्राइज करना चाहिए था। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, सरप्राइज आज मैं तुम्हें दूंगा। अलवीरा की नीली आंखों में देखते हुए अमिताभ बड़े प्यार से कहता है, अलवीरा, तुम्हारे और मेरे दरमियान की दूरी मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं, मुझसे शादी करोगी? इतना कहते ही अपनी मुट्ठी खोलते हुए अमिताभ अलवीरा को वो रिंग दिखाता है। रिंग देखकर अलवीरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अलवीरा के खिले चेहरे को देख अमिताभ को लगता है उसने आधी जंग जीत ली है। पर तभी अपना मुंह फेरते हुए अलवीरा अमिताभ से कहती है, ये शादी नहीं हो सकती अमिताभ, ये सोसाइटी हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। अलवीरा की बात अमिताभ को समझ नहीं आती। वो नाराज होते हुए अलवीरा से कहता है, 5 साल हो गए हमारे इस रिलेशनशिप को, तुम्हें अब जाकर सोसाइटी का ख्याल आ रहा है? ये सारी बातें तुम्हारी तो नहीं लगती अलवीरा, तुम भी अपनी मां की बातों में आ गई। इतने में ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों पर पड़ती है, मेरी बातें? हाँ, मेरे घर में ये क्या चल रहा है? जैसे ही अमिताभ पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपने सामने रमोना खिलानी दिखाई देती है। रमोना खिलानी को देखते ही समझ आ जाता था कि वो अपने सोशल स्टेटस का कितना ख्याल रखती है। अपनी मां को वहां देखकर अलवीरा हिचकिचा जाती है। मॉम, वो अमिताभ। रमोना को अपने आगे देखकर अलवीरा की आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी अपनी बात रमोना के आगे रखते हुए अमिताभ कहता है, आप जानती हो रमोना जी कि मैं और अलवीरा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने आया था। तुम और अलवीरा से शादी? शादी की बात सुनकर रमोना व्यंग्यात्मक हंसी के साथ खिलखिला पड़ती है। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अमिताभ को एक पल के लिए भी वहां देखना तक नहीं चाहती। पर रमोना बड़ी शातिर इंसान थी। अलवीरा को देखते हुए रमोना अमिताभ से कहती है, ठीक है, तुम अगर अलवीरा से शादी करना चाहते हो तो कर लो, पर मेरी एक शर्त है। अमिताभ एकदम से चौंक कर कहता है, कैसी शर्त? रमोना अपनी पीठ अमिताभ को दिखाते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले तुम्हें अपना 8 लाख का स्टडी लोन 10 दिन के अंदर क्लियर करना होगा। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरी बेटी के सर पर कोई कर्जा रहे। अमिताभ मन ही मन सोचता है, 10 दिन में 10 लाख का लोन मैं कहां से सेटल करूंगा? अमिताभ का उतरा हुआ मुंह देखकर रमोना उससे कहती है, देखो अमिताभ, ये कॉलेज वाले प्यार को मैं बड़े अच्छे से समझती हूं। जिंदगी इससे नहीं चलती। मैं जानती हूं तुम्हारी हिस्ट्री। बचपन में ही तुम्हारे पेरेंट्स गुजर गए। तुमने अपने तीनों भाइयों के साथ अनाथ आश्रम में दर दर की ठोकरें खाकर अपनी जिंदगी निकाली। बुरा मत मानना, मगर मेरी शर्त के पीछे का कारण बस यही है कि मैं देखना चाहती हूं कि तुम मेरी बेटी को एक सिक्योर लाइफ दे पाओगे या नहीं। रमोना की बात सुनकर अमिताभ तैश में आते हुए कहता है, देखिए, ये सब शर्तें मैं नहीं जानता और नहीं समझता हूं। मैं और अलवीरा पढ़े लिखे हैं। मैं जहां इंटर्नशिप कर रहा हूं वहां जल्दी मेरी नौकरी परमानेंट भी हो जाएगी। हम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लेंगे। आपको अलवीरा की सिक्योरिटी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अमिताभ की बात सुनकर रमोना उससे कहती है, इन बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता अमिताभ। तुम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अभी सच्चाई से वास्ता नहीं पड़ा तुम लोगों का। मैं ऐसे ही किसी फटीचर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकती। मेरी शर्त पूरी करो या फिर अलवीरा को हमेशा के लिए भूल जाओ। रमोना की बात खत्म होते ही अमिताभ अलवीरा की ओर देखकर पूछता है, मैं जानना चाहता हूं अलवीरा कि तुम अपना डिसीजन कब लोगी? तुम्हें मुझसे दूर होना मंजूर है? इससे पहले कि अलवीरा कुछ कहती, रमोना बीच में ही बोलती है, मेरा जो डिसीजन है वही अलवीरा का डिसीजन है। अलवीरा को ऐसे चुपचाप खड़ा देख अमिताभ उसकी ओर जाकर कहता है, यह सिर्फ मेरे अकेले का रिलेशनशिप नहीं है अलवीरा। तुम्हारी चुप्पी आज बहुत कुछ कह रही है। मुझे पता है तुम और मैं एक ना हो, इसीलिए तुम्हारी मॉम ने यह शर्त रखी है। वो तुम्हारे सामने मेरी इंसल्ट किए जा रही है और तुम बस देखे जा रही हो। यकीन नहीं हो रहा। गुस्से में अमिताभ रमोना से कहता है, यह बेइज्जती मैं हमेशा याद रखूंगा।
कसम खाता हूं, गरीब पैदा जरूर हुआ हूं, गरीब मरूंगा नहीं। इतना कहते हुए अमिताभ का गला सूख जाता है। अमिताभ उम्मीद कर रहा था कि अलवीरा उसे रोकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलवीरा की आंखों में तो कोई दुख भी नहीं था। बस यही चीज अमिताभ को सबसे ज्यादा खल गई थी। अमिताभ वहां से निकलकर फर्स्ट फ्लोर से कूदता है और वहां से भागते हुए गुस्से में दौड़कर सड़क के दूसरी ओर जाता है। उसके आंसू नहीं थमते और वो भागते हुए लोकल ट्रेन पकड़ लेता है। अपनी मंजिल से अनजान अमिताभ उस खाली ट्रेन की कोने की सीट में अपना मुंह छुपाकर खूब रोता है। तभी अपनी मुट्ठी में थमी हुई रिंग को वो बाहर फेंकने जाता है, पर अचानक से खुद को रोकते हुए वो कहता है, ये रिंग तुम्हारे लिए थी अलवीरा, लेकिन तुमने मेरे लिए स्टैंड ना लेकर जो दर्द मुझे दिया है ना, वो हमेशा इस रिंग के तौर पे मेरे साथ रहेगा। याद रखूंगा मैं इस धोखेबाजी को। और अमिताभ वो रिंग अपने बाएं हाथ की मिडिल फिंगर पर डाल देता है। रिंग के पहनते ही अमिताभ को एक जोर का झटका लगता है। उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। वो अपना सर बुरी तरह से हिलाने लगता है। पूरी ट्रेन हिलने लगती है। हर जगह अफरा तफरी का आलम छा जाता है। चिल्लाते हुए लोग ट्रेन में एक के ऊपर है। पूरी ट्रेन हिलने लगती है। हर जगह अफरा तफरी का आलम छा जाता है। चिल्लाते हुए लोग ट्रेन में एक के ऊपर एक गिर रहे होते हैं। तभी ट्रेन एक अंधेरी खाई में जा गिरती है। फिर क्या हुआ अमिताभ का? क्या इस ट्रेन में सवार सारे लोग मारे जाएंगे? क्या अमिताभ बचा पाएगा अपनी जान? जानने के लिए सुनते रहिए। मुंबई के लोकल ट्रेन स्टेशन की अफरा तफरी के बीच ब्लैक कोट पहने, सनग्लासेस लगाए, सूटेड बूटेड 4 से 5 लोग अपने हाथ में अमिताभ की तस्वीर लिए उसे हर जगह खोज रहे थे। इस लड़के को देखा है? देखा है इस लड़के को कहीं? देखा है इसे कहीं स्टेशन पर या कहीं और? उन हट्टे कट्टे लोगों को देखकर कुछ आदमी तो सहम से जाते हैं। उनमें से ज्यादातर तस्वीर देखकर ही ना में अपना सिर हिला देते हैं। कुछ लोगों से जब जबरदस्ती उनकी कॉलर पकड़ के पूछा जाता है तो वो कहते हैं, नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, जाने दो साहब, मैंने भी नहीं देखा साहब, जाने दो। अमिताभ के बारे में वहां पूछताछ कर वो सभी लोग वहां से आगे निकलकर हाईवे पर पहुंचते हैं। एक काली लग्जरी कार वहां खड़ी होती है। उस कार के काले शीशे ऊपर तक चढ़े होते हैं। ये काले शीशे साफ जाहिर कर रहे थे कि अंदर बैठा शख्स कितना खास होगा। उन ब्लैक सूटेड बूटेड लोगों में से एक आगे आकर कार के शीशे को जैसे ही खटखटाता है, शीशा आधा खुलता है। सर झुकाकर बिना नजरें मिलाए वो अंदर बैठे शख्स से कहता है, लोकेशन के हिसाब से अमिताभ को यहां भी खोज लिया, पर कुछ पता नहीं चल पाया। हमने अपने खबरियों से बोल रखा है, अभी आगे चलकर और ढूंढना होगा उसे। इतना सुनते ही कार का शीशा नीचे हो जाता है। वो सूटेड बूटेड अमिताभ की तलाश में वहां से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन में हुए हादसे के बाद अमिताभ अपने आप को फर्श पर पड़ा हुआ पाता है। अपने चारों ओर देखने पर अमिताभ को सिर्फ वहां घना अंधेरा दिखाई पड़ता है। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों पर खड़े होते हुए अमिताभ उस अंधेरे में चलने लगता है और अपने शरीर को छूते हुए वो धीमी आवाज में कहता है, ये कहां आ गया मैं? ये मरने के बाद की कोई नई दुनिया है क्या? असमंजस में पड़े हुए अमिताभ के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे होते हैं, पर तभी उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आ जाती है, जिससे उसकी आंखें फौरन बंद हो जाती है। अपनी आंखें खोलने पर अमिताभ को अपने आगे एक एलईडी स्क्रीन दिखाई पड़ती है। उस स्क्रीन में चमकते हुए नंबर्स बाइनरी कोड्स के साथ साथ बदल रहे होते हैं। उन नंबर्स को देखते हुए अमिताभ कहता है, ये कैसा जादू है? ये नंबर्स मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अजीब गुत्थी है। जहां तक अमिताभ की नजर जाती है उसे बस वो स्क्रीन में बदलते हुए नंबर्स ही दिखाई पड़ते हैं। उस स्क्रीन को गौर से देखने पर अमिताभ को महसूस होता है, स्क्रीन का रंग तो बिल्कुल मेरे रिंग जैसा है। जैसे ही अमिताभ चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाता है, वो समझ जाता है कि वो अपने रिंग के पत्थर में ही कैद है। वहां से निकलने की जद्दोजहद में अमिताभ उस स्क्रीन पर हाथ मारने जाता है, पर जैसे ही अमिताभ उस स्क्रीन को छूता है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले ही पल अमिताभ की आंखें उसी ट्रेन में खुलती है जिसमें वो सफर कर रहा था।
घबराहट के मारे अमिताभ का बदन पसीना पसीना हो जाता है। हरकत में आते हुए अमिताभ ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता है। उसे वो ट्रेन रुकी एकदम सही सलामत यार्ड में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तभी एक सफाई वाला ट्रेन में अपने हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए आता है और अमिताभ के माथे पर पसीना देखकर वो जोर से बोलता है, अरे उतरे क्यों नहीं स्टेशन पे ट्रेन से? यहां छुप कर बैठे हो? कोई चोरी वोरी की है क्या तुमने? हिचकिचाते हुए अमिताभ उससे कहता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया। मैं तो कुछ देर पहले इस ट्रेन पर चढ़ा और फिर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ताज्जुब भरी नजरों से अमिताभ को देखते हुए वो सफाई कर्मचारी कहता है, अरे दिन दहाड़े ही चढ़ा रखी है क्या? निकलो यहां से, नहीं तो बाकी लोगों को बुलाऊं। सफाई कर्मचारी की बात सुनकर अमिताभ अपने मन में कहता है, मैंने जो कुछ भी देखा वो बस एक भयानक सपना था और कुछ नहीं। अमिताभ को और जोर से फटकार लगाते हुए सफाई कर्मचारी कहता है, तुम जाते हो या नहीं, या फिर मैं सीधा पुलिस बुलाऊं? सफाई कर्मचारी के बात का कोई जवाब दिए बिना अमिताभ ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन से उतरने पर अमिताभ को कोई स्टेशन दिखाई नहीं देता। ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन से बहुत दूर यार्ड में रुकी हुई थी। जहां तक अमिताभ की नजर जाती है उसे सिर्फ खाली जमीन और पेड़ नजर आ रहे थे। अमिताभ तुरंत अपने फोन पर लोकेशन देखता है, पर उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। फोन को हथेली पे मारते हुए अमिताभ अपने आप से कहता है, ये नेटवर्क भी तभी जाता है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वहां सामने सूखे पत्तों को लात मारते हुए अमिताभ आगे चलने लगता है। कुछ दूर आगे चलने पर अमिताभ को उस वीराने में कुएं से पानी निकालते हुए एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। बूढ़ी औरत के करीब जाकर अमिताभ उससे पूछता है, ताई, बता सकती हो कि यहाँ आसपास स्टेशन कहाँ है? बूढ़ी औरत अमिताभ की शक्ल को देखकर घबरा जाती है, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तुरंत ही अपने हाथ में थामे मटके को फेंकते हुए वो बूढ़ी औरत वहां से भाग निकलती है। उस औरत का अजीबोगरीब बर्ताव देखकर अमिताभ अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए अपने आप से कहता है, क्या देख लिया इन्होंने मेरे चेहरे पर, जो चीते की फुर्ती से यहां से भाग निकली? कैसा मनहूस दिन है आज। परेशान होते हुए अमिताभ उस वीराने में दिशाहीन सा आगे चला जा रहा होता है। वहीं अमिताभ को उस वीराने में दिखने वाली बूढ़ी औरत उन काले कपड़े पहने हुए लोगों के सामने खड़ी हुई होती है, जो अमिताभ को हर जगह ढूंढ रहे थे। वो बूढ़ी औरत काले सूट बूट पहने लोगों को अमिताभ के बारे में बताते हुए कहती है, उस लड़के को मैंने देखा है। उस बूढ़ी औरत की जानकारी कंफर्म करने के लिए वो शख्स अमिताभ की तस्वीर दिखाते हुए उससे पूछता है, तुम्हें पक्का यकीन है जिसे तुमने देखा वो यही लड़का है? दावा कर रही उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं साहब, मैं यकीन से कहती हूं ये वही लड़का है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो शख्स पूछता है, ठीक है, बताओ कहां देखा था तुमने उसे? बूढ़ी औरत ने अपनी नजरें उठाकर उस शख्स को देख कहा, साहब उसका पता चाहिए तो दाम देना पड़ेगा। आप लोग किसी खास काम से आए हो, इतना तो दिख रहा है मुझे। खास काम का खास दाम भी तो दो, तभी मैं बताऊंगी कि वो लड़का आपको कहां मिलेगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो शख्स अपने पास खड़े साथी के हाथ से सूटकेस लेता है और उसमें से एक पैसों का बंडल निकालकर उस औरत को थमा देता है। वो औरत पैसे हाथ में लेते ही नोट सूंघने लगती है। गर्मा गर्म कड़क नोटों की खुशबू वो महसूस कर सकती थी। नोट अपने ब्लाउज में रखते हुए वो उन लोगों को बताते हुए कहती है, इस तरफ यार्ड के पास जाना होगा तुम्हें, काले कुएं के पास। इस जंगल से निकलना आसान नहीं है, इसीलिए रास्ता याद रखिएगा। वो लड़का बिना किसी बाहरी मदद के यहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो मिल जाए तो मेरा ये एहसान याद रखना,
और अगले काम के लिए भी याद जरूर करना। वो लोग तुरंत ही सड़क की ओर बढ़ते हैं जहां वही काली कार खड़ी हुई होती है। जैसे ही वो लोग कार के करीब आते हैं, उस कार का शीशा खुलने लगता है। शीशे के पीछे से एक औरत की भारी गहरी आवाज सुनाई पड़ती है। पता चला कुछ? अपना सर हाँ में हिलाते हुए वो एक शख्स बोला, मैडम, कुछ देर पहले अमिताभ को पीछे जंगल की ओर जाते हुए देखा गया है। एक बुढ़िया ने उसे देखा। वो पूरी तरह श्योर है कि उसने अमिताभ को ही यहाँ देखा है। ये सुनते ही कार का डोर ठक से अनलॉक होता है और वो औरत कार से बाहर आती है। भला सी खूबसूरत ये औरत दूर फैले जंगल की ओर देखते हुए कहती है, तो आखिरकार पता चल ही गया। अब जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। अपनी कार से एक ब्रीफकेस लेते हुए वो औरत जंगल की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, आगे कार नहीं जा सकती। तुम लोग यहीं रुको, मैं काम खत्म करके आती हूं। इतना कहकर वो जंगल की ओर चली जाती है। सुनसान रास्तों से चलते हुए अमिताभ जंगल में काफी अंदर तक पहुंच जाता है। तभी उसे वहां जला हुआ एक घेरा सा नजर आता है। ये जला हुआ घेरा अमिताभ की उस रहस्यमय अंगूठी का ही निशान था। इस मंजर को देखकर अमिताभ मन ही मन बुदबुदाता है, बाप रे, ये यहाँ क्या हुआ था? कुछ तो भयानक है इस जंगल में। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। कहीं और कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई जानवर ना आ जाए। जिंदा रहा तब तो अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। अब किसी भी कीमत पे मुझे इतना पैसा कमाना है कि रमोना खिलानी और अलवीरा को दिखा सकूं कि किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। लेकिन यहां से जाऊं किस तरफ, समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से अमिताभ को उस वीरान जंगल में एक गंभीर फीमेल वॉइस सुनाई पड़ती है, आपको किसी भी कीमत पर अमीर बनना है? आवाज के कानों में पड़ते ही अमिताभ ने पलटकर देखा। वो तुरंत बोल उठा, हाँ बेशक, मुझे किसी भी कीमत पर अमीर बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी अमिताभ सोचता है कि ये अमीर बनने की बात तो उसने मन में ही सोची थी, फिर ये बाहर से उससे सवाल किसने किया? जंगल में मीलों तक उसे कोई नहीं दिख रहा था, तो फिर ये आवाज किसकी थी? क्यों खींच लाई अमिताभ को उसकी किस्मत उस जंगल में? आखिर किसकी थी वो रहस्यमय आवाज? और क्या अमिताभ की जिंदगी लेगी कोई नई करवट? जानने के लिए सुनते रहिए। उस वीराने में किसी और की आवाज सुनकर अमिताभ हक्का बक्का रह जाता है। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है कि आखिर उससे बात किसने की थी, पर अमिताभ को वहां कोई नहीं दिखाई देता। तभी अमिताभ अपने मन में कहने लगता है, अब यहां तो कोई नहीं है, तो फिर मुझसे बात किसने की? लगता है दोपहर की गर्मी में मुझे लू लग गई है। जैसे ही अमिताभ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, अचानक से वो आवाज अमिताभ से फिर से कहती है, फिक्र क्यों करता है ओ तू बंदे, जब सारी कायनात तेरे अंदर ही समाई है। बड़े प्यारे शब्द थे शायर रूमी के। तुम मुझे बाहर खोज रहे हो, पर मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं अमिताभ। उस आवाज को सुनकर अमिताभ दंग रह जाता है। वो सर पर हाथ लगाते हुए कहने लगता है, ले भाई, हो गया कांड। अब स्टडी लोन के साथ साथ डॉक्टर का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। तभी वो आवाज अमिताभ से कहने लगती है, तुम पागल नहीं हो अमिताभ, मैं सच में हूं तुम्हारे अंदर, जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे ये जंगल की जमीन है। मैं तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूं कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी अमिताभ कहता है, हाँ, तुम मुझे अमीर बनाओ और बदले में मैं तुम्हें 4 चॉकलेट्स दूंगा। कहो, सौदा पक्का है? अमिताभ अपने आप में बिल्कुल निश्चित होता है कि उसे भ्रम ही हो रहा है। वो अपने कानों पर हाथ रखकर चलने लगता है।
पर तभी वो आवाज अमिताभ से कहती है, बस तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें रईस बना दूंगा, इतना रईस कि तुम अलवीरा की मां के सामने अपना सर गर्व से उठाकर जा पाओगे। कहो, बनना है तुम्हें अमीर? अलवीरा की बात सुनकर अमिताभ को एक झटका सा लगता है। तभी अमिताभ उस आवाज से कहने लगता है, अमीर बनने की मुझे इतनी चुल है कि मुझे भ्रम हो रहे हैं, और फिर भी मैं अपने टूटे हुए दिमाग से अपना टूटा हुआ दिल लिए अमीर बनने की लालसा में अपने आप से बात कर रहा हूं। पता है, मुझे अभी खुद पर तरस आ रहा है। वो आवाज अमिताभ से कहती है, तुम्हें खुद पर कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है। बस तुम इतना कहो, क्या तुम अमीर बनने के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हो? जवाब में अमिताभ तुरंत चिल्लाकर कहता है, हां, मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तभी अमिताभ के दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो। इससे पहले कि अमिताभ कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उस आवाज ने कहा, पीछे तो देखो अमिताभ। पीछे मुड़कर अमिताभ जैसे ही देखता है, उसे करीब एक 30 साल की खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो दिखने में काफी प्रोफेशनल लग रही थी, और अपने हाथ में ब्रीफकेस पकड़े हुए अमिताभ को देखते हुए कहती है, हेलो सर, क्या आप मिस्टर अमिताभ हैं? उस लड़की को देखकर अमिताभ हैरान होते हुए कहने लगता है, ये क्या, इस वीराने और बंजर जमीन पर हरियाली कैसे हो गई? पहले तो मेरा दिमाग मुझसे बतिया रहा था और अब सठिया भी रहा है। तभी अमिताभ ताव में आते हुए उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। उस लड़की के करीब आकर अमिताभ उसे कहने लगता है, जी हाँ, मैं ही हूं अमिताभ, और मुझे लगता है कि आप मेरे शरीर में हुए केमिकल लोचे का परिणाम है, जो मुझे रेखा और जीनत अमान का मिश्रण लग रही है। वो लड़की अमिताभ की बात सुनकर दंग रह जाती है और उससे कहती है, देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। मेरा नाम लीना है और पेशे में मैं एक वकील हूं। अचानक से अमिताभ उस पर हंसते हुए लीना के कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, ओ, मुझे लगता है तुम वकीलों की हीरोइन हो। अमिताभ की इस हरकत को बदतमीजी समझकर लीना उसे एक जोर का तमाचा जड़ देती है। तभी अंदर की आवाज अमिताभ से कहती है, ऐसे कुकर्म करेगा तो पिटेगा ही। अब आई ना अकल ठिकाने। अपने गाल पर हाथ रख अमिताभ गंभीर होकर अपने मन में कहने लगता है, इस लड़की को मैंने छुआ और उसने मुझे मारा भी, यानी कि यहां जो भी हो रहा है वो सब हकीकत है। अचानक से अमिताभ अपने आप को संभालते हुए लीना से कहता है, आई एम सो सॉरी लीना जी, वो मैं थोड़ा धूप के कारण पता नहीं वो क्या हो गया। लीना अमिताभ को चिढ़न भरी नजरों से देख रही होती है। तभी लीना अपने सूटकेस से कुछ दस्तावेज निकालती है और कड़कड़ाते हुए कहने लगती है, एक तो अपना काम ईमानदारी से करो और ऊपर से ये सब। तभी लीना अपने सूटकेस से कुछ दस्तावेज निकालकर अमिताभ को थमाते हुए कहती है, ये ट्रांसफर एग्रीमेंट पेपर है, आप इन पर साइन कर दीजिए और यशवर्धन भानुशाली की सारी जायदाद आपके नाम हो जाएगी। वैसे आप यशवर्धन जी को जानते तो होंगे ही। लीना की बात सुनकर अमिताभ बहुत चक्का रह जाता है और परेशान होते हुए उसे कहता है, बेशक मैं जानता हूं बिजनेस टाइकून यशवर्धन भानुशाली को, जिनके देश में कई सारे होटल से लेकर रियल एस्टेट के बिजनेस है। शहर में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो उन्हें नहीं जानता। देखिए लीना जी, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। मैं वो अमिताभ नहीं हूं जिसे आप ढूंढते हुए यहां तक आई है। मैं यशवर्धन जी से आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। तभी लीना अपने फोन से अमिताभ को उसकी फोटो और सारी डिटेल्स दिखाते हुए कहती है, ये तुम हो? तुम ही हो ना ये?
और मैं तुम्हें आश्वासन देती हूं कि मैं कोई गलतफहमी में नहीं हूं। मिस्टर यशवर्धन ने खासकर मुझे आपके बारे में बताया था। उनके निधन के बाद अब उनकी सारी संपत्ति लीगली तुम्हारी होगी। बस तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना है। मुझे इन पेपर्स पर जल्द से जल्द साइन चाहिए थे, इसीलिए तुम्हें ट्रैक करते हुए यहां तक चली आई। अमिताभ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। सब कुछ उसे जैसे जादू सा लग रहा होता है। अमिताभ उन पेपर्स पर साइन करते हुए अपने मन में कहने लगता है, हाथ आई लक्ष्मी को मना थोड़ी करते हैं, साइन कर दे अमिताभ, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। पेपर पर साइन करते हुए अमिताभ लीना से पूछता है, वैसे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं यशवर्धन जी मेरे लिए? लीना जवाब देती है, करीब 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 5,000 करोड़ की बात सुनकर अमिताभ अपना सर झटकते हुए कहने लगता है, कहीं मैं यशवर्धन की नाजायज औलाद तो नहीं हूं? नहीं, मैंने बचपन में अपने पापा को देखा है। यशवर्धन मेरा बाप कतई नहीं हो सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरे अंदर बैठा जो मुझसे बात कर रहा है, वो ये सब कर रहा है। सच कहा किसी ने, किस्मत का पासा बदलते देरी नहीं लगती। जो भाग्य में लिखा है वो मिलकर ही रहना है। अमिताभ के हाथों में ट्रांसफर एग्रीमेंट के पेपर्स को वापस लेते हुए लीना वहां से जा रही होती है। तभी पीछे से अमिताभ आवाज लगाते हुए लीना से कहता है, लीना जी, वैसे आपसे ये पूछना था कि अभी तुरंत क्या मैं यशवर्धन जी की संपत्ति से कुछ पैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? लीना अमिताभ को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है और अपने मन में कहने लगती है, वो कहते हैं ना, गांव बसा नहीं और लुटेरे चले आए। इसे पैसों की इतनी जल्दी क्यों है? कहीं से नशे की आदत तो नहीं? इतनी जल्दी इसे पैसे देना सही नहीं होगा। तभी लीना अमिताभ से कहती है, नहीं अमिताभ, अभी तुम्हें कोई पैसे नहीं मिल सकते। सारी चीजें प्रोसेस होने में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही। तुरंत ही अंदर की आवाज अमिताभ से कहती है, ये वकील झूठ बोल रही है। तुम्हारी जेब में एक स्पेशल कार्ड है जिसमें 1,000 करोड़ रखे हुए हैं। तुम वो पैसे आज ही इस्तेमाल कर लो। उस आवाज पर अमिताभ को मानो अब पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। अपनी जेब में जैसे ही अमिताभ हाथ डालता है, उसे एक कार्ड दिखाई देता है। उस कार्ड को देखकर अमिताभ के शरीर में मानो एक नई ऊर्जा सी आ जाती है। अमिताभ लीना से कहता है, लीना जी, क्या आप मुझे अपनी कार में बैंक तक लिफ्ट दे सकती हैं? जवाब में लीना अपना सिर सिर्फ हाँ में हिलाती है। लीना की काली लग्जरी कार बैंक के बाहर आकर रुक जाती है। अमिताभ कार से नीचे उतरकर भागते हुए लीना को निर्देश देते हुए कहता है, मैं यहीं इंतजार कर रहा, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर अमिताभ भागते हुए बैंक के अंदर चला जाता है। बैंक के अंदर अमिताभ को कैश काउंटर पर एक लंबी कतार दिखाई देती है। अमिताभ उस कतार को तोड़ते हुए आगे दूसरे काउंटर की ओर जा रहा होता है। तभी बैंक की एक कर्मचारी अमिताभ के हुलिये को देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, आपको लाइन फॉलो करनी पड़ेगी सर। अमिताभ उस कर्मचारी से कहता है, मेरे पास इस बैंक का प्रेस्टीज कार्ड है और अभी मुझे 10 लाख रुपए निकालने हैं, इसीलिए मैं उस काउंटर पर जा रहा था। 10 लाख आपको निकालना है? सर, आप एक काम कीजिए, आप पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए हमारे मैनेजर से और फिर हम बात करेंगे। अमिताभ से हल्के में बात करके वो कर्मचारी वहां से जाने लगती है। अमिताभ उस कर्मचारी की बात नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगता है। तभी अमिताभ को काउंटर की ओर बढ़ता हुआ देख वो कर्मचारी उसे रोकने लगती है। देखते ही देखते अमिताभ और उस कर्मचारी के बीच वाद विवाद बढ़ जाता है। वहां हो रहे वाद विवाद को देखकर मैनेजर दौड़ा चला आता है और अमिताभ से कहता है, क्या हुआ सर, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपको? अमिताभ बैंक मैनेजर से कहता है, मुझे अपने प्रेस्टीज कार्ड से 10 लाख रुपए निकालने हैं, पर ये मैडम कह रही है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा।
मैनेजर गुस्से भरी नजरों से अपने कर्मचारी की ओर देखता है और अमिताभ से कहता है, नहीं सर, आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेने की जरूरत है, आप मेरे साथ कैबिन में चलिए, मैं आपका काम करवा देता हूं। अमिताभ मैनेजर के साथ कैबिन में चला जाता है और उसका कार्ड लेकर स्वाइप करता है। कार्ड के स्वाइप होने पर अमिताभ के दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है, पर कुछ ही पल बाद जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा होता है, मैनेजर एक धीमी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए अमिताभ को देखता है। मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान देख अमिताभ एक राहत की सांस लेता है। कुछ ही देर में मैनेजर अमिताभ को पैसे से भरा ब्रीफ केस देता है, जिसे लेकर वो सीधे लीना के पास चला जाता है। पैसों से भरा बैग लेकर अमिताभ लीना के पास आता है और उसे कहता है, क्या आप मुझे एक और जगह ले जा सकती हैं? लीना ने पूछा, ठीक है, पर तुम्हें जाना कहां है? खिलानी हाउस। अमिताभ लीना को फोन पर लोकेशन बताता है और दोनों वहां से सीधे खिलानी हाउस के लिए निकल जाते हैं। खिलानी हाउस में रमोना शॉपिंग से वापस अपने घर पर आती है। घर आते ही उसे अपने बेटे रोहित के कमरे से जोर से वीडियो गेम खेलने की आवाजें सुनाई देती है। रमोना नाराजगी में रोहित के कमरे में दाखिल होती है, जो बिखरा हुआ दिखाई देता है। रोहित वीडियो गेम खेलने में काफी मसरूफ होता है। रमोना गुस्से से कहती है, ये क्या हाल बना रखा है रोहित अपने कमरे का तुमने? पर तभी वीडियो गेम खेल रहा शख्स पीछे मुड़ता है, जिसे देख रमोना सहम जाती है, क्योंकि वो रोहित नहीं कोई और होता है। दिखने में वो लड़का आवारा किस्म का लग रहा होता है, जो अपने चेहरे पर पीले दांतों की मुस्कान लिए रमोना को अजीबो गरीब तरह से देख रहा होता है। कौन है वो अनजान लड़का जो रमोना के घर पर घुस आया है? क्या करेगा अमिताभ खिलानी हाउस पहुंचकर? और कौन सी है वो रहस्यमय शक्ति जो अमिताभ से कर रही है बात? जानने के लिए सुनते रहिए। अपने घर में अनजान लोफर जैसे दिख रहे शख्स को देखकर रमोना सहम जाती है। वो शख्स उसके बेटे की उम्र से काफी बड़ा, करीब 30 साल का लग रहा होता है, जिसने अपने बदन पर काफी सोना पहना हुआ होता है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? रमोना ने गुस्से से कहा, पर रमोना के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना वो शख्स उसे ऊपर से नीचे तक बुरी नजरों से निहार रहा होता है, जिससे रमोना और भी गुस्से में आ जाती है। ठीक उसी पल रमोना का बेटा बाथरूम से निकलता है और कहने लगता है, मैंने आपके चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या ये रवैया ठीक है अपने गेस्ट से बात करने का? ये मेरा दोस्त है संग्राम मात्रे। संग्राम को देखते हुए रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें तो पता ही है संग्राम, औरतों का मूड कभी कभार खराब हो जाता है। इससे पहले कि रमोना रोहित से कुछ कहती, तभी रोहित रमोना का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहता है, आप बाहर चलिए मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखते ही देखते रोहित और रमोना कमरे से निकलकर किचन में आ जाते हैं। किचन में आते ही रमोना गुस्से में रोहित से पूछती है, कौन है ये लोफर और मेरे घर में क्या कर रहा है? चल मॉम, आप भी ना कई मौकों पर लापरवाह से काम लेती हो, रिलैक्स। रोहित की बात सुनकर रमोना उसे प्रतिक्रिया देते हुए कहती है, 12th तुमने पास नहीं किया, 24 साल के हो गए हो और घर का तुमसे एक काम नहीं होता। तुम्हारे ऐसे दोस्त बनते जा रहे हैं और मैं लापरवाह हूं। तभी रोहित रमोना को समझाते हुए कहता है, आपको पता है, जिसे आप लोफर कह रही हो वो ओमेगा कंपनी का एक शेयर होल्डर है, और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि संग्राम कितना पैसे वाला हो सकता है। रोहित की बात सुनकर रमोना असमंजस में पड़ जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये लड़का ओमेगा कंपनी का शेयर होल्डर है? विश्वास भरी आवाज में रोहित कहता है, बिल्कुल मॉम, वैसे तो संग्राम के भाई मोहित के पास ओमेगा कंपनी के काफी सारे शेयर्स हैं, पर संग्राम उस कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन रखता है। आप चाहे तो ओमेगा कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में नेट पर सर्च कर सकती हैं। आपको तो मुझसे खुश होना चाहिए कि मेरे नेटवर्क में संग्राम जैसा एक इंसान है, और संग्राम ने मुझसे यह भी वादा किया है
कि वो मेरी पैसों से मदद भी करेगा, जिससे कि मैं हमारे घर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता हूं और साथ ही साथ मेरी गर्लफ्रेंड शिल्पा के साथ आराम से सेटल भी हो सकता हूं। रोहित की बात सुनकर रमोना उसे संदिग्ध निगाहों से देखते हुए पूछती है, पर पहले मुझे ये बताओ कि ये संग्राम तुम्हें पैसे किस कीमत पर देना चाहता है? हिचकिचाते हुए रोहित रमोना से कहता है, वो मॉम, वो बात ऐसी है कि संग्राम अपनी शादी के लिए एक अच्छी लड़की तलाश कर रहा है और पिछले दिनों उसने मेरे फोन में अलवीरा की तस्वीर देखी थी। अलवीरा को देखते ही संग्राम पागल हो गया। अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर रमोना हैरान हो जाती है और उसे गुस्से से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोहित से ये बात करने की? अपने कंधे उठाते हुए रोहित कहने लगता है, अब मैंने जो सोचा उसमें बुरा ही क्या है मॉम? क्रेडिट कार्ड के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, न जाने कितने कर्ज चढ़ चुका है हमारे ऊपर। हमारे सोशल स्टेटस से रुतबे के लिए घर के एंटीक तक बेचने पड़ रहे हैं। सालों से हमारी आमदनी क्या हुई है मॉम? जीरो। और मुझे यह भी पता है कि आप अलवीरा की शादी उस मिडिल क्लास अमिताभ से क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको अलवीरा के लिए कोई रईस ज्यादा चाहिए, जिसके बलबूते पर आप अपना घर बड़ी आसानी से चला सके। जो आपको चाहिए था वो तो मैंने कर दिया। आपसे ही मैंने सीखा है मॉम, हमेशा दिल से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। रोहित की बात सुनकर रमोना एक गहरी सोच में चली जाती है, पर ठीक उसी वक्त उन्हें अलवीरा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसकी चीख पुकार सुनकर दोनों अलवीरा के कमरे की ओर भागे चले जाते हैं। दोनों के कमरे में दाखिल होते ही उन्हें संग्राम अलवीरा के पलंग पर बड़े आराम से लेटे हुए दिखाई देता है। कुछ दूर खड़ी अलवीरा डरते हुए अपनी मां के करीब जाती है और कहती है, देखिए ना मॉम, ये आदमी बिना नॉक किए मेरे कमरे में घुस आया, जबकि मैं शॉर्ट्स पहने हुए थी। कमरे के अंदर घुसते ही ये सीधे मुझ पर झपट पड़ा और अभी मेरे बेड के ऊपर ऐसे लेटा है मानो कि ये इसका बेड हो। अलवीरा को संभालते हुए रमोना गुस्से से संग्राम को देखती है। तभी संग्राम रोहित की ओर देखते हुए कहने लगता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है रमोना जी। रोहित ने मुझसे कहा था कि वो अलवीरा को मेरे बारे में सब बता देगा। हैरानी भरी नजरों से अलवीरा रोहित की ओर देखते हुए पूछती है, ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है रोहित? क्या चल रहा है यहां? हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तभी अलवीरा को शांत कराते हुए रमोना उसे कहती है, बेटे शांत हो जाओ तुम। हमें आराम से बैठकर इस मैटर पर बात करनी चाहिए। अपनी मां की बात सुनकर अलवीरा दंग रह जाती है। खिलानी परिवार आपस में बात ही कर रहा होता है कि तभी उनके घर के बाहर लीना की कार आकर रुकती है। लीना की कार में बैठा अमिताभ अंगड़ाई लेते हुए कहने लगता है, जिस काम के लिए आया हूं अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। मेरी नई वकील साहिबा, कुछ देर पहले जो मैंने डिटेल्स आपको दिए थे उसके हिसाब से काम कर लिया है ना तुमने? तुम सच में ये करना चाहते हो? लीना ने अमिताभ से पूछा। जवाब में अमिताभ ने कहा, बिल्कुल मैं ये करना चाहता हूं। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब जाकर बात करता हूं मैं उस रमोना से। कार से उतरकर अमिताभ लीना से कहता है, यशवर्धन जी के संपत्ति से जो मैंने लाखों रुपए निकाले हैं उस बैग को जरा देना। देखना, इन पैसों के भरे बैग को देखकर खिलानी खानदान कैसे मेरा स्वागत करता है। पर उन्हें क्या पता कि मैं यहां किस मकसद से आया हूं। लीना भी कार से उतरकर अमिताभ को पैसों से भरा बैग थमा देती है। देखते ही देखते लीना और अमिताभ खिलानी हाउस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां उन्हें महसूस होता है तो सिर्फ सन्नाटा। अलवीरा अपने कमरे में खड़ी अपनी मां से कहने लगती है, ये सब क्या हो रहा है मां? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के अभी मुझे अपना कमरा खाली चाहिए। तुरंत ही संग्राम अपना फोन हाथ में लेकर कहने लगता है, अरे रोहित,
कैसा हो अगर अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूं? मैं चाहता हूं कि इन 5 लाख रुपयों से अलवीरा अपने लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद ले। 5 लाख के गिफ्ट्स? सच में? रोहित खुशी से पूछता है। हाँ, ये पैसे अभी मैं तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूं, बशर्ते तुम मुझे इंश्योर करो कि मेरे पैसे जाया नहीं होंगे। संग्राम ने जवाब दिया। संग्राम की बात सुनकर रोहित उसे पूछता है, कैसे इंश्योर करूं मैं तुम्हें? तभी अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए संग्राम रमोना की ओर देखते हुए कहता है, देखो रोहित, मैं बातों को जलेबी की तरह गोल गोल नहीं फिराता। बात असल ऐसी है कि अगर तुम्हारी मॉम मेरी बात 2 मिनट के लिए अगर मान जाए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरे पैसे जाया नहीं होंगे। अगर तुम कहते हो तो मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने के लिए तैयार हूं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? संग्राम की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि रईसी उसके सर पर चढ़कर बोल रही है। संग्राम की बात सुनकर रमोना गुस्से से भर उठती है और कहने लगती है, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? तभी चिल्लाते हुए अलवीरा कहती है, इसे अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकालो मां। हालात को संभालने के लिए रोहित अपनी मां को समझाते हुए कहता है, कम ऑन मॉम, पैसों की जरूरत आपको है और हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस यूं समझ लीजिए कि आपके बच्चों को आपके हेल्प की जरूरत है। अपने दांत पीसते हुए रमोना रोहित से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो। तुम जानवर हो, जानवर। मॉम, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हो। क्या आप नहीं जानते हमारे घर की हालत? अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो आपकी ये जो समाज में इज्जत है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। जल्दी और आसानी से पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट्स लेने ही पड़ते हैं मॉम, और घर की बात घर में ही रह जाएगी और हमारी सारी मुसीबतें एक चुटकी में खत्म भी हो जाएगी। रमोना पैसों की लालची इंसान तो थी, पर वो अपने बेटे की बात से बिल्कुल असहमत दिखाई दे रही होती है। रमोना गुस्से से रोहित से कुछ कहने ही जा रही होती है कि तभी उन्हें दरवाजे पर एक खटखट की आवाज सुनाई देती है। रोहित आधा दरवाजा खोलता है जहां उसे अमिताभ खड़ा हुआ दिखाई देता है। अमिताभ को देखकर रोहित अपना मुंह बनाते हुए कहता है, तुम इस वक्त यहां? अभी दफा हो जाओ यहां से, समझे? रोहित की बात सुनकर पीछे खड़ी लीना अपना मुंह फेरते हुए धीमे से कहती है, देखा मैंने, कितना अच्छा स्वागत हो रहा है तुम्हारा। अमिताभ गुस्से में आते हुए रोहित से कहता है, अबे ओ कांटों वाले चूहे, तमीज से बात कर, अभी मैं अलग मूड में हूं। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो अभी तेरा ही घर खरीद कर तुझे ही यहां से रफा दफा करवा दूंगा। अमिताभ की बात सुनकर रोहित की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो गुस्से से कहने लगता है, तू तू तभी पीछे से रमोना आवाज लगाते हुए कहती है, दरवाजे पर कौन है रोहित? तभी रोहित को हटाते हुए अमिताभ कमरे में घुस आता है और कहने लगता है, सरप्राइज सरप्राइज एक्स मम्मी जी, मैं हूं आपका चहेता अमिताभ। अमिताभ को देखकर जहां अलविदा राहत की सांस लेती है, वहीं रमोना उसे नीची नजरों से देखते हुए कहती है, तुम फिर चले आए अपना मुंह उठाकर? क्या तुम अभी यहां से जा सकते हो प्लीज? तभी अमिताभ की नजर पास बैठे संग्राम पर जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे अलवीरा शॉर्ट्स पहने एक अजनबी के सामने खड़ी हुई है। खिलानी परिवार का रवैया और अलवीरा को डरा हुआ देखकर अमिताभ समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुस्कुराते हुए अमिताभ रमोना से कहता है, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर तो कहिए मम्मी जी, क्या आप सच में चाहती है कि मैं यहां से चला जाऊं? तभी ताव में आते हुए संग्राम अमिताभ से कहता है, वैसे बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? मुस्कुराते हुए अमिताभ संग्राम का जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम है अमिताभ अंकल, और कुछ जानना है?
अमिताभ का जवाब सुनकर संग्राम का मुंह सिकोड़ सा जाता है। तभी संग्राम अपने पीले दांतों की मुस्कान चमकाते हुए अमिताभ से कहने लगता है, ओ तो तुम हो वो गरीब बेचारा अमिताभ जो अपने सर पर रखे मामूली से 8 लाख के कर्ज तक को चुका नहीं पा रहा है। रोहित ने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में, पर क्या रोहित ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं जल्द ही अलवीरा से शादी करने वाला हूं? संग्राम की बात सुनकर अमिताभ चौंक उठता है। अलवीरा के शादी की बात सुनकर क्या करेगा अमिताभ? अपने परिवार के लिए रमोना लेगी आगे कौन सा कदम और कहानी लेगी आगे कौन सा दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए। संग्राम के मुंह से अलवीरा की शादी की बात सुनकर अमिताभ चौंक उठता है और कहता है, ये क्या? यानी कि तुमसे 2 लोग शादी करना चाहते हैं? ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तभी अमिताभ रमोना की ओर देखते हुए उसे कहता है, वैसे बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढा है आपने। आपके सोशल स्टेटस को इसकी पीली मुस्कान 4 चांद लगा देगी, कसम से बता रहा हूं। अमिताभ की बात सुनकर संग्राम गुस्से में आते हुए कहता है, बकवास बंद करो। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। ओमेगा कंपनी का एक शेयर होल्डर हूं मैं। यहां तक कि इस घर के सभी खर्चे अब मैं उठाने वाला हूं। संग्राम की बात सुनकर अमिताभ अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, ओ तो आप अभी इस घर के कर्ता धर्ता हो? यानी कि अभी मुझे आपसे बात करनी चाहिए। लीना जी, जरा इन साहब से बात तो कीजिए। तभी लीना अपने ब्रीफकेस से एक लीगल नोटिस निकालती है और कहती है, मेरा नाम लीना है और मैं अमिताभ जी की वकील हूं। रोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को गिफ्ट देने के लिए अमिताभ जी से वक्त वक्त पर पैसे लिए हैं, जिसकी कुल राशि 1 लाख रुपए है। अमिताभ ने रोहित को कब कब पैसे ट्रांसफर किए हैं, उन सभी के ट्रांजैक्शन प्रूफ इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे अटैच किए हुए हैं। खिलानी परिवार के हाथों हुई बेइज्जती और अलवीरा से शादी टूटने पर मिस्टर अमिताभ अपने 1 लाख रुपए सूद समेत वापस चाहते हैं। अगर जल्द ही पैसे नहीं मिले तो आप पर तत्काल लीगल एक्शन लिया जाएगा। उस लीगल नोटिस को पढ़कर लीना संग्राम के हाथों में दे देती है। पर मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। संग्राम प्लीज कुछ करो, घबराते हुए रोहित ने कहा। तभी संग्राम रमोना की ओर देखते हुए कैजुअली कहता है, 1 लाख रुपए तुम्हें देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सबसे अहम बात मेरे लिए यह है कि मैं जहां पैसा लगा रहा हूं, क्या वो पैसा मेरे लिए काम आएगा? मुस्कुराते हुए अमिताभ रमोना से कहने लगता है, बस यही सरप्राइज देने के लिए मैं यहां चला आया था। एक्स मम्मी जी, मैं आशा करता हूं कि मुझे मेरे पैसे जल्द ही मिल जाएंगे, वरना मैं आपके बेटे का वो हाल करूंगा जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी लीना वहां के माहौल को देखते हुए बीच में कहती है, अमिताभ जी, अभी हमें यहां से निकलना होगा क्योंकि आज हमारा एक डिनर प्लान भी है। खुश होते हुए अमिताभ कहने लगता है, क्या बात है, तो फिर निकलते हैं डिनर के लिए। देखते ही देखते अमिताभ लीना के साथ खिलानी हाउस के बाहर निकल जाता है। पार्किंग एरिया के पास आते ही लीना अमिताभ को समझाते हुए कहती है, देखो अमिताभ, मेरा काम सिर्फ तुम्हारे लीगल मैटर्स को देखना ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या सही है और उसकी सलाह देना भी है। 1 लाख के लिए खिलानी परिवार पर यह केस डालना सही नहीं होगा। इससे उनकी पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है और संग्राम उन पैसों के लिए उनका फायदा भी उठा सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहूंगी कि जो भी करना सोच समझ कर करना। गहरी सांस लेते हुए अमिताभ लीना से कहता है, आप सही कह रही हो लीना जी, पर कुछ लोग लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। जब तक इन्हें ठोकर नहीं लगेगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात पर गौर जरूर करूंगा। वैसे अभी हम लोग कौन से होटल जा रहे हैं डिनर के लिए? लीना अमिताभ से कहती है, ग्रैंड सेंचुरी होटल।
लीना के मुंह से होटल का नाम सुनते ही अमिताभ अपने कपड़े देखते हुए कहता है, बाप रे, इतना बड़ा होटल। होटल जाने से पहले लगता है तुम अपना हुलिया सुधारना चाहते हो, लीना ने पूछा। जवाब में अमिताभ कहता है, बिल्कुल, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ दिखावे पर चलती है। मुझे पास के किसी अच्छे कपड़ों के स्टोर पर ले चलो, और मैं अपने भाइयों को भी होटल में डिनर के लिए बुलाना चाहता हूं। अक्सर हम उस होटल के बाहर से जाया करते थे और सोचते थे कि कभी हम साथ में बैठकर वहां डिनर करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों के बिना मैं अकेले वहां डिनर नहीं कर सकता। अमिताभ की बात सुनकर लीना उसे अचरज भरी नजरों से देखते हुए कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। कार में बैठकर लीना और अमिताभ वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद अमिताभ सूट बूट पहने ग्रैंड सेंचुरी होटल पहुंच जाता है। लीना अपनी कार पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया की ओर चली जाती है। होटल के अंदर दाखिल होते ही अमिताभ को अपने तीनों भाइयों में से 2 भाई अखिल और कार्तिक दिखाई देते हैं। अपने भाई से गले लगकर अखिल कहने लगता है, क्या बात है भाई, लगता है तेरी शादी आज ही हो रही है। अलवीरा की मां मान गई क्या? एक ठंडी सांस छोड़ते हुए अमिताभ कहने लगता है, अरे नहीं बड़े भाई, अब अलवीरा से मेरा हमेशा के लिए अलविदा हो गया है। अब तो बस भूली बिसरी यादें बनकर रह गई है। अफसोस करते हुए छोटा भाई कार्तिक अमिताभ के कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, मुझे अफसोस है भाई, जो भी तेरे साथ हुआ, पर ऊपर वाला जो भी करता है ना, सब अच्छे के लिए ही करता है। तीनों भाई आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से डेस्क मैनेजर मानिक वहां आता है और अमिताभ से पूछता है, हेलो सर, तो कितने लोग हो आप? क्या आप यहां आने से पहले होटल में रिजर्वेशन ले चुके हैं? नहीं, मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया, अमिताभ ने कहा। अमिताभ की बात सुनकर मानिक अखिल और कार्तिक को देखते हुए कहता है, ठीक है सर, आप हमारे वीआईपी सेक्शन में आ जाइए, पर आपके ड्राइवर और नौकर को हम अलाउ नहीं कर सकते। आपके नौकरों को मैं सलाह देता हूं कि बाहर निकलिए और नुक्कड़ पर कोई दूसरी होटल देखकर वहां खा पी लीजिए, यही इनके लिए सही होगा। मानिक की बात सुनकर अमिताभ गुस्से से भर उठता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये मेरे नौकर नहीं, मेरे भाई है। तभी कार्तिक मानिक से कहने लगता है, क्या तुम अपने होटल में आए कस्टमर्स का हुलिया देखकर उनसे बात करते हो? तुम्हें तो हमसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का बिजनेस हमसे ही चलता है। तभी धीमी आवाज में अखिल कहने लगता है, एक काम करते हैं अमिताभ, यहां से निकलते हैं। मैंने सुना है कि बाहर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है जहां नए फ्लेवर्स के पिज्जा मिल रहे हैं, चल वहीं चले। अपने भाइयों की बेइज्जती सुनकर अमिताभ काफी नाराज हो उठता है और एक तीखी आवाज में मानिक से कहता है, मैं तुम्हारे होटल के मालिक से मिलना चाहता हूं, अभी। हंसते हुए मानिक अमिताभ से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड सेंचुरी होटल का मालिक कोई ढाबे का मालिक है जो तुमसे अभी के अभी मिल लेगा? और मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूं कि तुम्हारा आदेश मानता फिरूंगा। माहौल को गर्माता हुआ देखकर अखिल अमिताभ से फुसफुसाते हुए कहता है, अमिताभ मेरी बात मान, निकलते हैं यहां से, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। देखते ही देखते लीना अमिताभ के पास आती है और उसे गुस्से में खड़ा देखकर पूछती है, क्या हुआ अमिताभ, कुछ हुआ क्या? लीना को अमिताभ से बात करता हुआ देख मानिक के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो अपने मन में कहने लगता है, ये लीना इस लड़की की लॉयर है, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओह नो। तभी अमिताभ लीना से कहता है, इस शख्स ने मेरे भाइयों की इंसल्ट की है। एक धीमी आवाज में लीना पूछती है, तो अभी तुम्हें आगे क्या करना है? मानिक को देखते हुए अमिताभ कहता है, करना क्या है, इसे नौकरी से निकालना है, चाहे उसके लिए मुझे इस होटल को ही खरीदना क्यों ना पड़े।
इसीलिए मैं इस होटल के मालिक से मिलना चाहता हूं। अमिताभ की बात सुनकर उसके दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अपना गला साफ करते हुए लीना अमिताभ से कहती है, यशवर्धन जी इस होटल के 2 पार्टनरों में से एक थे, इसका मतलब तुम इस होटल के मालिक हो। लीना और अमिताभ के बीच हो रही बात कार्तिक और अखिल के पल्ले नहीं पड़ रही होती। तभी अमिताभ ऊपर की ओर देखकर कहता है, वाह, देने वाला छप्पर फाड़ कर ही देता है। मानिक, जो कुछ देर पहले बड़े तेवर से बात कर रहा होता है, वो लीना और अमिताभ के आगे विनम्र होते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर दो सर, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हो। प्लीज प्लीज मुझे फायर मत करिएगा, प्लीज सर। मुस्कुराते हुए अमिताभ अपना सर हाँ में हिलाता है, पर जोर से हंसते हुए कहता है, यू आर फायर्ड, और अब बाहर नुक्कड़ पर जाओ और अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो। और एक बात, आज होटल में जितने भी कस्टमर्स आए हैं उन सभी का बिल मैं चुकाऊंगा। इतना कहकर अमिताभ लीना और अपने भाइयों के साथ होटल के वीआईपी सेक्शन में चले जाते हैं। ग्रैंड सेंचुरी होटल का जनरल मैनेजर सुरेंद्र भाटिया, जिसे लोग सिर्फ भाटिया कहकर बुलाते हैं, वो अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है कि तभी मानिक वहां आता है और उसे कहता है, भाटिया जी, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? जिस लड़के के नाम यशवर्धन ने अपनी सारी जायदाद की थी, उसने होटल में आते ही मुझे नौकरी से निकाल दिया। मानिक की बात सुनकर भाटिया अपना हाथ डेस्क पर मारते हुए कहता है, लड़का यहां आया नहीं और उसके पर निकलने लगे। उसे पता नहीं कि इस होटल के स्टाफ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ मैं लेता हूं। तभी मानिक भाटिया से कहता है, और साथ साथ उसने ये ऐलान भी कर दिया है कि आज जितने भी कस्टमर्स आए हैं उन सभी का बिल वो पे करेगा। मानिक की बात सुनकर भाटिया हंसते हुए कहता है, होटल में आते ही उसने बेवकूफी वाली हरकत कर दी है, अब आएगा मजा। अचानक से भाटिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वीआईपी सेक्शन में अमिताभ और सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त अमिताभ का बड़ा भाई कुशल भी वहां आ जाता है और उनके साथ खाने के टेबल में बैठता है। तीनों भाई अमिताभ को बड़ी अचरज भरी नजरों से देख रहे होते हैं। डेस्क मैनेजर को नौकरी से निकालना और इतने बड़े होटल में सभी को ट्रीट देना, इन सभी चीजों को देखते हुए अखिल के मुंह से अमिताभ की तारीफ रुक ही नहीं रही होती है। तारीफ को सुनते हुए कुशल अमिताभ से कहता है, अगर मैं इस वीआईपी लॉन्ज में बैठकर ये कबाब नहीं खा रहा होता तो मैं अखिल की किसी भी बात को नहीं मानता। तभी कार्तिक अमिताभ से कहता है, अरे भाई, कहां से खरीदी लॉटरी की टिकट, मुझे भी बता, मैं भी खरीदूंगा। उसी वक्त अपना वाइन का ग्लास नीचे रखते हुए कुशल अमिताभ से गंभीर होते हुए कहता है, अमिताभ यार, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अमिताभ कुशल से पूछता है, बोल भाई, क्या कहना है तुझे? कुशल अपनी बात करने में हिचकिचा रहा होता है, पर हिम्मत जुटाते हुए वो कहता है, अमिताभ, वो यार तू जानता है मेरी फाइनेंशियल हालत कैसी चल रही है। याद है पिछले साल तूने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे जो तूने आज तक नहीं लौटाए। तेरी भाभी धीरे धीरे उन पैसों के बारे में मुझसे पूछ रही है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? अपने चेहरे पर एक मध्यम मुस्कान लाते हुए अमिताभ कहता है, हाँ, मैं समझ सकता हूं भाई जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसे भाई मिले जो हमेशा वक्त पड़ने पर मेरे काम आए। पर अब वक्त का पासा पलट चुका है, जैकपॉट हाथ लग चुका है। मैं वादा करता हूं कि मैंने अपने भाइयों से जितना भी पैसा लिया है उसे 2 दिनों के अंदर वापस कर दूंगा। अब इस बात पर मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगा, ठीक है? अमिताभ अपने भाइयों से बात कर ही रहा होता है
कि तभी वीआईपी सेक्शन का दरवाजा खुलता है, जहां से भाटिया सीधे तैश में चलते हुए अमिताभ और उसके भाइयों की ओर चला आ रहा होता है। क्या भाटिया खड़ी करेगा अमिताभ के लिए कोई मुसीबत? क्या अमिताभ सच में करेगा खिलानी परिवार पर केस, या अलवीरा वापस चली आएगी अमिताभ के पास? और आगे कौन सी रोमांचक मोड़ पर जाने वाली है अमिताभ की जिंदगी, जानने के लिए सुनते रहिए।